मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट एक लड़की का इंटरव्यू ले रही है जिसका नाम सूरिन है। सूरिन कैमरे को देखकर नर्वस हो जाती है जो डॉक्टर ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए रखा होता है। डॉक्टर उसको शुरू से अपनी कहानी बताने के लिए कहती है। सूरिन अपनी कहानी ये बताकर शुरू करती है कि उसकी माँ ने डोकुन के साथ शादी की थी और शादी के कुछ सालों बाद ही उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके बाद से वो डोकुन के साथ ही रहने लग गई थी। डोकुन की अपॉइंटमेंट एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हो जाती है जो एक रूरल आइलैंड में है और फिर उन दोनों को आइलैंड जाना पड़ता है। अपनी माँ की डेथ के बाद सूरिन खुश नहीं रहती, ना ही वो किसी से ज्यादा बात करती है और ना ही उसको अपने स्टेप फादर से कोई खुशी थी। अब सूरिन का एडमिशन नए स्कूल में तो हो जाता है लेकिन वहाँ वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा बात नहीं करती। उसके पापा टनल कंस्ट्रक्ट के चीफ होते हैं जिसकी वजह से उन्हें देर रात तक साइट पर रहना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ पर आम लोगों को आने के लिए मना होता है। एक रात सूरिन अपना फोन यूज करती है और अपना ब्लॉग वार्म होल में जाकर लोगों के कमेंट्स पढ़ती है। जब सूरिन की माँ की डेथ होती है तब वो इस दुनिया से भागने की सोचती है और उन चीजों के बारे में रिसर्च करना चाहती है जिसमें वो इंटरेस्ट रखती है, जैसे वार्म होल, सुपरनेचुरल थिंग्स और भी कई चीजें। वो लोगों से इंटरनेट में इसी टॉपिक्स में बात करती है। एक दिन स्कूल में वो अपना कंप्यूटर ओपन छोड़ देती है और उसके क्लासमेट्स उसके कमेंट पढ़ लेते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। सूरिन जब घर वापस आ रही होती है तो उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम संगमिन होता है जो एक अनाथ आश्रम में रहता है। संगमिन सूरिन से मिलता है और उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है लेकिन सूरिन इसको इग्नोर कर लेती है। अगले दिन लंच के टाइम सूरिन संगमिन से मिलती है और संगमिन के फ्रेंड्स उसके ब्लॉग के बारे में उससे बात कर रहे होते हैं। संगमिन ये सब पढ़ने के बाद ये दावा करता है कि इसमें कुछ तो है और उसी दिन संगमिन सूरिन को फॉलो कर रहा होता है जब वो घर वापस जा रही होती है। बहुत बुलाए जाने पर संगमिन कहता है कि तुमने जो कुछ भी ब्लॉग पर लिखा है मुझे उस पर यकीन है और उसे भी सुपरनेचुरल चीजों में इंटरेस्ट है। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। सूरिन संगमिन से सीक्रेट बताने के लिए एक अलग ही लैंग्वेज बनाती है जिसे सिर्फ सूरिन और संगमिन ही समझ सके। वो एक दूसरे के लिए रोज उस डायरी में नोट लिखते हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो दोनों हर रोज शहर में भूत ढूंढने जाते हैं और इस तरह एक दिन संगमिन सूरिन को एक लकड़ी के घर में लेके जाता है जो जंगल में होता है। उस घर में अच्छी तरह से घूमते हैं और इसके बारे में बहुत देर तक बातें करते हैं और वैक्स बोटल्स पर कुछ बनाते रहते हैं। अब सूरिन संगमिन से प्यार करने लगती है, वो उसको किस भी करती है। एक दिन सूरिन देखती है कि संगमिन और उसके 3 दोस्त ब्लास्ट देखने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे जाने का प्लान बनाते हैं। सूरिन भी उनके साथ जाती है और वो लोग एक जंगल से जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले। लेकिन जब वो लोग साइट पर पहुंचते हैं तो उनमें से एक लड़का वहां से भाग जाता है और वो चारों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर इंतजार करते हैं लेकिन ब्लास्ट न होने की वजह से वो निराश हो जाते हैं। अब वो जंगल से होकर घर वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में उनको एक छोटी सी गुफा मिलती है। वो डिसाइड करते हैं कि गुफा को देख के जाएंगे। उस गुफा में उन्हें एक चमकती सी चीज दिखाई देती है जो गुफा के अंदर पानी में होती है। सूरिन को लगता है कि वो एक पत्थर है। अब संगमिन उस पत्थर को लेने के लिए पानी में जाता है और उस पत्थर को बाहर ले आता है। जैसे ही वो उसे बाहर लेकर आता है वो चमकना बंद कर देता है और देखते हैं कि वो एक एग है। उनमें से एक लड़का जिसका नाम टेशिक होता है वो कहता है ये गॉब्लिन का टाइम का होगा। वो बताते हैं कि उसके दादाजी ने उसको बताया था कि जब भी पूरा चांद निकलता है तो वो गुफा एक पहाड़ में दिखाई देती है जहाँ गॉब्लिन रहता था। जो भी वहाँ जाता था तो वो बूढ़ा बनकर वापस आता था, पर वो सब उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। सूरिन को पता लगता है कि उसका हेयर पिन गुम हो गया है जो उसकी माँ ने उसको दिया था। अब वो वापस गुफा में जाती है और बाकी लड़के उस एग के पास खड़े होते हैं। उसे उसकी पिन मिल जाती है लेकिन वो देखती है कि वो एग फिर से पानी में होता है। अब वो बाहर आती है तो देखती है कि अंडा टूटा हुआ है और उसके दोस्त भी वहाँ नहीं होते। वो अपने दोस्तों को रात होने तक ढूंढती रहती है लेकिन वो जंगल में गुम हो जाती है और उसे रात वहीं काटनी पड़ती है। अगले दिन पुलिस उन बच्चों को ढूंढने लग जाती है जिस पुलिस टीम का इंचार्ज डिटेक्टिव एन होता है। जल्दी पुलिस को सूरिन बेहोशी की हालत में मिल जाती है। हॉस्पिटल में सूरिन से डिटेक्टिव एन पूछते हैं कि क्या हुआ था और बाकी के बच्चे कहाँ हैं। सूरिन एन को सब कुछ बता देती है कि कैसे वो गुफा में गए और उन्हें वो चमकता अंडा दिखाई दिया, लेकिन डिटेक्टिव एन और बाकी लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। सूरिन इसको जंगल में लेके जाती है और गुफा दिखाती है लेकिन वहाँ पर कोई गुफा ही नहीं होती। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव को बताते हैं कि एक लड़के की लाश मिली है जिसका नाम जेवॉक है। उसकी बॉडी बीच पर मिलती है जो 20 किलोमीटर शहर से दूर होता है। अब थोड़ी देर बाद ये पता चलता है कि उसकी डेथ अस्थमा अटैक से हुई है। कोई इसको जमीन में दबाने की कोशिश कर रहा था। अब ये केस मिसिंग की जगह किडनैपिंग में बदल जाता है। कुछ हफ्ते बीतते हैं लेकिन बाकी के 2 लड़कों का पता नहीं चलता। अब संगमिन के बिना सूरिन पहले जैसे हो जाती है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है कि उसकी बातों पर कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है। एक दिन उसको घर के बाहर से आवाज सुनाई देती है। वो देखने के लिए बाहर निकलती है और देखती है कि एक आदमी जंगल की तरफ भाग रहा है। वो उसका पीछा करती है और बहुत आगे तक जंगल में पहुंच जाती है। अब कुछ मिनट बाद वो जमीन पर गिर जाती है और वो आदमी भी रुक जाता है। वो उसको बोलता है और उसकी तरफ देखता है लेकिन सूरिन शॉक हो जाती है। वो आदमी खुद को संगमिन कहता है और जैसे ही सूरिन संगमिन का नाम सुनती है वो वहाँ से रोते हुए भागने लगती है और वो डोक्यून की कार के पास आकर रुक जाती है और उसको उस आदमी के बारे में सब बताती है। पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है और वो उस आदमी को ढूंढने लग जाती है। पुलिस को लगता है कि वो आदमी ही किडनैपर है।
डिटेक्टिव एन सूरिन को उस आदमी के बारे में पूछता है और सूरिन उसे बता देती है कि वो खुद को संगमिन बता रहा है। पुलिस को वो किडनैपर तो नहीं मिलता, लेकिन वो सूरिन को उसकी डायरी वापस कर देते हैं जिसमें संगमिन और सूरिन के नोट्स लिखे होते हैं। जब सूरिन उस डायरी को खोलती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो डायरी संगमिन के नोट से भरी पड़ी होती है। संगमिन ने कोड लैंग्वेज में लिखा होता है कि जब सूरिन उस गुफा के अंदर गई तो क्या हुआ। सूरिन उसे पढ़ना शुरू कर देती है। वो लड़के अंडे को लेके काफी नर्वस होते हैं कि उस अंडे के अंदर क्या होगा और संगमिन उस अंडे को सूरिन का इंतजार किए बिना ही तोड़ देता है। जब वो खाली निकलता है तो उनको काफी निराशा होती है। जब सूरिन उस गुफा से बाहर नहीं आती तो संगमिन उसको देखने के लिए अंदर जाता है और देखता है कि वो जाम हो गई है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और उसको हिलाने की कोशिश भी करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि पानी की बूंद हवा में जम गई होती है और ये सब देखकर वो गुफा से बाहर आता है और देखता है कि आसमान में चिड़िया भी जम गई है। वो अपने शहर की तरफ वापस आता है और देखता है कि सब कुछ वहीं उसी जगह पर रुका हुआ है, उसकी अपनी फैमिली भी। अब ये सब देखकर उसको पता लगता है कि वो टाइम वहीं रुक गया है। उन तीनों के सिवा सभी लोग वहीं के वहीं थम गए हैं। अब इसका मतलब वो लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए तो वो खुद को दुनिया से सबसे ऊपर मानते हैं, जो चाय पी सकते हैं, जो चाय खा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं। कुछ महीनों बाद वो इस आइलैंड से बोर हो जाते हैं और कहीं और जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनका प्लान खराब हो जाता है क्योंकि समुद्र का पानी भी अटक जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में सूरिन को लगता है कि उस जंगल में जो आदमी मिला था वो संगमिन ही था। वो डायरी पढ़ना बंद कर देती है और उसको पुलिस से दूर रखना उसका पहला काम होता है। अगर पुलिस उसको ढूंढ लेती तो उसको किडनैपर समझकर अरेस्ट कर लेगी, इसीलिए वो पुलिस को झूठ बोलती है कि उसने जंगल में किसी को नहीं देखा। पुलिस उसकी बात पर यकीन कर लेती है और फिर से वो डायरी पढ़ने लग जाती है। अब कहानी में दिखाते हैं कि बहुत महीनों के बाद वो मॉल के टेंट में रहने लग जाते हैं। जेवू की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसको अस्थमा होता है और उसका इनहेलर रुक जाता है। एक रात को उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और उसके दोस्तों के सामने उसकी डेथ हो जाती है। अब टेशक ये सब देखकर तहस नहस हो जाता है। वो दिल पर बोझ रखकर उसकी लाश को दफनाने जाते हैं। वो उसकी लाश को बीच के किनारे जमीन में दफना देते हैं और मरने के बाद जेवू के शरीर भी बाकी लोगों की तरह हो जाता है और 5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन दुनिया वैसे की वैसी रहती है। अब वो बच्चे बड़े हो गए होते हैं, वो अभी तक वैसे ही वैसे अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। उन्हें अभी भी लगता है कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब संगमिन को लगता है कि जब वो 20 साल के हो जाएंगे तब सब कुछ पहला जैसा हो जाएगा। वो लोगों से थोड़ी बहुत पैसे चोरी करने लग जाते हैं ताकि जब सब कुछ ठीक हो तो वो अमीर हो जाएं। और जब वो 20 साल के पूरे हो जाते हैं तभी भी कुछ नहीं चेंज हुआ। वो लोग धीरे धीरे अब अपनी उम्मीदों को खो रहे होते हैं और जंगल में उस लकड़ी के घर में रहने लगते हैं। अब एक दिन संगमिन उस आइसोलेशन से तंग होकर चिल्लाता है कि सब कुछ बंद कर दो, ये हो क्या रहा हमारे साथ। टेशब ये सब देख रहा होता है और वो अपनी सारी उम्मीदें वहीं मार खत्म कर देता है। किसी दिन संगमिन ये देखता है कि मून की शेप चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया पहले जैसे हो जाएगी और वो टेशक को ढूंढने अंदर जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो उसे पूरे आइलैंड में ढूंढता है और फिर आइलैंड के आखिर तक पहुंचता है तो देखता है कि टेशक के कपड़े जमीन पर गिरे हैं और उसे पता चलता है कि उसके दोस्त ने पानी में छलांग लगा दी है। वो भी उसके पीछे पानी में छलांग लगा देता है, बट उसी पल दुनिया फिर से वैसी हो जाती है। वो पानी से बाहर आता है तो देखता है कि सब पहले जैसा हो गया है और सारी चीजों में मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ये सब पढ़ने के बाद सूरिन उस वुडन हाउस की तरफ भागती है और अपने फ्रेंड्स को देखती है। वो डिसाइड करती है कि वो सारी कहानी दुनिया को बताएगी, लेकिन उसे फिर लगता है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। और इसी दौरान पुलिस सीसीटीवी कैमरे में संगमिन को जंगल में देख लेती है और उन्हें लगता है कि वही किडनैपर है। अगले दिन टेशक के पेरेंट्स कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाते हैं और डोक्युन को बच्चों की गायब होने की वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन के ब्लास्ट में उनके बच्चे मर गए, लेकिन सूरिन अपने पापा को बचाने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाने लगती है। सूरिन और संगमिन उसके अनाथ आश्रम में जाते हैं जहाँ वो पहले रहा करते थे। सूरिन वहाँ की वार्डन को सब कुछ बता देती है और संगमिन को बुलाने बाहर आती है। वैसे सूरिन के पापा उसका हाथ पकड़कर उसे लेके जाते हैं। अब संगमिन वार्डन को माँ की तरह कहता है और उसको सब कुछ बता देता है कि वो बचपन में क्या करता था, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती। डोक्युन सूरिन को रूम में बंद कर देता है, लेकिन संगमिन पीछे का दरवाजे से आकर उसको आजाद कर देता है। वो वहाँ से भागने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। सूरिन को याद आता है कि उसने केव में एक एग को देखा था। वो कहती है उस एग का यूज करके वो फिर से एडल्ट बन जाते हैं और इनोसेंट साबित हो जाएगा। संगमिन उसके इस आइडिया से सहमत नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि दोबारा उस आइसोलेशन में रहना कितना मुश्किल होता है। अब यहाँ डोक्युन देखता है कि उसकी बेटी गुम हो गई है। उसको पता चलता है कि वो वुडन हाउस की तरफ गई है क्योंकि वो उसकी और संगमिन की फोटो सूरिन के फोन में देख लेता है। वो रात उस वुडन हाउस में जाता है और संगमिन पर अटैक कर देता है और सूरिन को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन संगमिन उसको बाहर कर देता है और सूरिन को लेकर भाग जाता है। अगले दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वुडन हाउस में जाती है और उसे लगता है कि किडनैपर सूरिन को अपनी बातों से उसको बहला रहा है कि वही संगमिन है। टीवी पर सूरिन की गायब होने की खबर आ जाती है ताकि पुलिस को ढूंढ सके। सूरिन संगमिन से अलग होने से पहले उसको कहती है कि वो उसे गुफा में मिलना चाहती है।
अब डिटेक्टिव एन उसको बार बार समझाते हैं कि वो किडनैपर झूठ बोल रहा है, लेकिन वो नहीं मानती। सुरीन वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर उस गुफा की तरफ भाग जाती है और वो गुफा से एग को बाहर लेकर आती है और संगमिन को दे देती है, लेकिन वो वापस करने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सुरीन इसका इस्तेमाल करे। अब संगमिन खुद को अपने दोस्तों को मारने के लिए जिम्मेदार समझता है और वो वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। सुरीन उसका पीछा करती है और उसी वक्त पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों का पीछा करती है। वो सब एक पहाड़ी के किनारे के पास पहुंच जाते हैं। पुलिस संगमिन को अपने पास खींचने की कोशिश करती है, जिस दौरान सुरीन को धक्का लग जाता है और वो नीचे लटक जाती है। अब डिटेक्टिव एन उसको ऊपर खींचने में हेल्प करता है। संगमिन भी उसे बचाने में हेल्प करता है, लेकिन उससे पहले वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। संगमिन टाइम को रोकने के लिए फिर से उस अंडे को तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद जब सुरीन उठती है तो वो देखती है कि वो और डिटेक्टिव एन एक बीच पर हैं। उसे लगता है कि संगमिन किसी अलग युग में चला गया है। अब उसको घर वापस लेके आते हैं और रात को जब वो और उसके पापा खाना खा रहे होते हैं तो वो अपने पापा से जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांगती है और उसको पहली बार पापा भी कहती है। डिटेक्टिव एन उसे ये पूछते हैं कि वो कैसे वहां से बची, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। लेकिन उसको पता लग जाता है कि वो सब कुछ सच कह रही है। वो सुरीन को सलाह देता है कि वो मीडिया को गलत जानकारी दे दे कि किडनैपर उसको मैनिपुलेट कर रहा था, ताकि वो लोग तुम्हें उनके बच्चों को मारने का इल्जाम न लगाए। और अब यहाँ सुरीन अपनी सारी कहानी साइकियाट्रिस्ट को बता देती है। साइकियाट्रिस्ट ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और वो इस पर बुक लिखना चाहती है। कुछ महीनों बाद सुरीन अपनी हायर स्टडी के लिए अलग शहर में जाती है और जाने से पहले वो उस साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और साइकियाट्रिस्ट उसे वो बुक दे देती है जो पब्लिश होने वाली थी। फेरी की तरह जाते वक्त रास्ते में सुरीन को कार की विंडो से संगमिन दिखाई देता है। वो उसको मिलने के लिए भागती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और थोड़ी देर बाद दोनों शिप की छत पर मिलते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।